माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, गए कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 301 श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन नंबर 301। अध्यक्ष महोदय, विवरण सदर के पटल पर रखिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम सबको पता है कि आयुर्वेदिक भारतीय चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है जो हजारों सालों से मानवता का इलाज कर रही है, परंतु अभी हालत ऐसी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा समेत कई जिले में अभी तक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, जिससे छात्रों को दूर तक जाना पड़ता है और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे जो 3 साल का लिस्ट मिला, इसमें भी गुजरात का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने का एक भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है? ठीक है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आयुर्वेद ये हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 2014 के पहले हमारे देश में आयुष मंत्रालय भी नहीं था। सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग के अंतर एक विभाग चला जा रहा था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच ने और उनके दूरदर्शी विचारों ने 2014 में आयुष मंत्रालय हमारे देश में खोला गया और इस आयुष मंत्रालय खुलने के बाद अध्यक्ष महोदय भारी मात्रा में आयुर्वेद कॉलेज में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि 2013 में यूजी की सीटें हमारे देश में सिर्फ लगभग 31,000 थी, जो कि बढ़कर 2024-25 में 66,718 हो गई और पीजी की सीटें जो थी 2013-14 में लगभग 3,000 थी, अभी 2024-25 में 7,782 लगभग 145% की उसमें वृद्धि की गई। 2013-14 में आयुर्वेदिक सिर्फ 520 कॉलेज हमारे पूरे देश में थे। 2024-25 में उनकी संख्या 883 लगभग 60% की वृद्धि हुई और पीजी कॉलेज में भी सीटों में 95% की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महाराज, मैं सम्माननीय सदस्य को बताऊंगा कि जो भी नया कॉलेज स्थापित करने का सवाल होता है तो हमारे राज्यों से अगर उनके स्टेट एनुअल प्लान में अगर वो डिमांड करते हैं तो हमारे नाम के माध्यम से केंद्र सरकार से हम उसे 70 करोड़ की अनुमति देते हैं, जो कि 60-40 में होता है। अगर सम्माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर राज्यों से उनके स्टेट एनुअल प्लान में अगर केंद्र के तरफ डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से 70 करोड़ रुपए तक की उसे मान्यता नाम के अंदर यहाँ से दी जाएगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराते हेतु जाने वाले मरीजों से शिकायत प्राप्त होती है कि सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी के कारण सही से इलाज एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पाती है। इसलिए मुझे माननीय मंत्री से जानना है कि इन अस्पतालों में स्टाफ एवं डॉक्टरों की भर्ती करने के हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक किए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का विषय जो है वो राज्यों का विषय है
लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को और सदन को बताना चाहूंगा कि नाम के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत सारे पदों को मान्यता दी जाती है और राज्य के माध्यम से चाहे डॉक्टर हो या उसमें पैरामेडिकल के स्टाफ हो, वो भरने की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यों के ब्यौरे में आती है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ उनको अर्थ सहाय करने का यहाँ से अर्थ सहाय करता है और उन्हें आर्थिक मदद भी यहाँ से दी जाती है। निश्चित रूप से राज्य ने ऐसे अगर नहीं भरे होंगे तो मैं उसकी मालूमात लेके सदस्यों को बताऊंगा। श्री आर सच्चिदानंदम। Thank you very much, Speaker Sir, for giving opportunity for me. Sir, our Tamil Nadu government applied to start Siddha Medical College at Palani in my constituency, which was the place of Bogar Siddhar. Lands are also allocated. When will you give the permission to start the Siddha Medical College under Ayush Department, sir? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि राज्यों के तरफ से अगर नाम के माध्यम से उनके एनुअल एक्शन प्लान में अगर डिमांड आती है तो 70 करोड़ रुपए तक की मंजूरात हम यहाँ से देते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार के 60-40 के रेशियो में ऐसे कॉलेज वहाँ पर खोले जा सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक से यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से जो 13-14 में जो बजट था और उनका खर्चा था वो लगभग 680 करोड़ था, लेकिन आज 2025-26 में ये बजट बढ़कर 3,992 करोड़ रुपए हो गया। लगभग 6 गुना इसमें हमने हमारे सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर उसमें प्रगति की है, बढ़ा के दिया है। और जो भी सदस्य अगर ऐसे खोलना चाहते हैं तो उनके स्टेट एक्शन प्लान में वो यहाँ आना चाहिए। डायरेक्ट से पूरे यहाँ से सरकारी कॉलेज हमने अभी दिया नहीं। डॉक्टर विष्णु प्रसाद। Thank you, Speaker Sir. We all know India is very famous for its Ayurvedic medicines. For many centuries, Ayurvedic medicine has been very popular. But unfortunately, though government is trying to promote Ayurvedic Medical College, in 2023-24, in your answer you have given there is no college being permission. Letter of permission was not given to any college. But in 24-25, there are 2 colleges you have given LOP. I would like to know through Honorable Speaker, what was the reason there was no permission given to any college? Is there any stricter norms or whether there can be any relaxation in the norms in starting a new medical college? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न पूछा गया था वो सिर्फ सरकारी कॉलेज के बारे में पूछा गया था कि केंद्र सरकार के माध्यम से ये 3 सालों में कितने कॉलेज खुले गए और उसका विवरण पूरा उत्तर में दिया गया है। लेकिन 23-24 में केंद्र सरकार के माध्यम से कोई कॉलेज खोला नहीं गई था, इसीलिए 23-24 में जुड़ा है। लेकिन 22-23 में भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज खुले गए थे, कुछ राज्यों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, कुछ केंद्र सरकार के माध्यम से, और 23-24 में भी 2 नए कॉलेज केंद्र सरकार के माध्यम से खोले गए। श्री दर्शन सिंह चौधरी शॉर्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा प्रदेश है और आदिवासी जनसंख्या प्रचुर मात्रा में रहती है। मेरा निवेदन है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलकर और मध्य प्रदेश पर भी कृपा बरसाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे पूरे देश में अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में काफी संख्या में है। और उनका जो सदस्यों का कहना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि नाम के माध्यम से उनके राज्य के एनुअल एक्शन प्लान में अगर वो हमारे यहाँ डिमांड करते हैं तो मैं फिर से आपको सभी को बताना चाहूंगा
कि 70 करोड़ रुपए तक की मान्यता हम देते हैं नाम के अंदर 60-40 के रेशियो में। उनको भी अगर उनके ऐसे इलाके में कॉलेज चाहते हैं तो राज्यों की तरफ से प्रस्ताव भेजें। क्वेश्चन नंबर 302 श्री वैजंत पांडा। Sir, question number 302. माननीय मंत्री जी। It is laid on the table of the House. Sir, I thank the Honorable Minister for the very detailed response about the steps being taken by the Union Health Ministry on the scourge of TB. Sir, for a very long time, the problem with TB has been that a very large number of cases remained undetected. And it has been reported that the TB Mukt Abhiyan has targeted this and has been identifying a lot of cases which can be treated. The figures reported that in this TB Mukt Abhiyan, 5 lakh screening camps have been held and 6 crore individuals have been screened. 2 lakh new cases have been found. I would like to ask the Honorable Minister that this is a very good first step of identifying the cases. What are the steps being planned and what is the roadmap ahead for addressing the treatment of these individuals so that we can really become TB Mukt in Bharat? Speaker, sir, we started with the National TB Elimination Program and we are moving fast in the direction of creating a TB-free India by 2025. I would like to begin by quoting some of the achievements of India in respect of TB elimination, which are being lauded in the WHO Global TB Report. Today in India, with the consistent efforts of the government, the incidence rate has gone down by 17.7%. TB mortalities have reduced by 21.4%. TB treatment coverage has expanded by 32% between the year 2015 and 2023. And even the MDR TB cases have gone down by 20%. Insofar as the detection of the missed cases is concerned, sir, we have brought down from the missing cases from 15 lakhs to 2.5 lakh. And it is the constant effort of the government that we continue to find these missing cases for which active screening is required. We lately launched the 100 days intensified campaign in 347 high burden prioritized districts, wherein we went on specially to the vulnerable groups of population. We carried out active screening, and as soon as these cases are diagnosed, we try to put them on treatment and also link them to the nutritional support. I would like to quote some of the achievements of the 100 days campaign, sir, how we have progressed in this campaign. This campaign will end after 2 days on the 24th of March. इस कैंपेन में सर हमने 7,47,000 निक्षय शिविर कंडक्ट किए। इसके अलावा 9 करोड़ 2 लाख हमने नए पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है वल्नरेबल पॉपुलेशन में, और नए जो पेशेंट्स हमारे नोटिफाई हुए हैं वो 3 लाख से ज्यादा हैं। नए निक्षय मित्र हमारे रजिस्टर हुए हैं जो 1 लाख से ज्यादा हैं, और फूड बास्केट्स जो हम निक्षय पोषण योजना में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे लगभग 25.5 लाख, अभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 2,83,000 से ज्यादा बास्केट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये हमारे 100 डेज का कैंपेन स्पेशली इसलिए चलाया गया है जिससे कि जो छिपे हुए केसेस हैं उनको हम ढूंढकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग कर सकें। और मेरे सीनियर मिनिस्टर नड्डा जी ने स्पेशली इस कैंपेन के दौरान देश भर के सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, and a lot of line ministries were involved. They were also appealed so that we could do more and more active screening, and the moment we do early diagnosis, we put them on treatment, and now treatment facilities are available up to the level of Ayushman Arogya Mandir also. Honorable. Sir, this detection of undetected cases, as I said, is a very big first step, and the Honorable Minister has pointed out the steps that are being planned. My question is regarding the NTEP, the National Tuberculosis Elimination Program, and in relation to this, the Nikshay Poshan Yojana, which the Honorable Minister referred to, has this amount of 1,000 rupees a month, which I think is a very important aspect because people suffering from TB are often unable to work, and this financial assistance is very important. I would like to ask the Honorable Minister, what are the number of patients that are being assisted
by this financial assistance? And is this being done through DBT or through some other method? So nutrition is a very big risk factor for TB patients. Drugs तो हमें देने ही है, but at the same time we also have to provide right amount of nutrition to the TB patients, for which Government of India under the NTEP started giving a financial incentive of 500 rupees, which has lately been enhanced to 1000 rupees. And I'm very happy to state that we have disbursed so far 3,635.29 crore amount through DBT to 1.24 crore TB patients so far. I would also like to mention here, sir, in respect of nutrition, that there are patients who are severely malnourished and whose body mass index is less than 18.5. For them, we have introduced an energy-dense nutrition supplement which is provided in the first 2 months of the treatment. Third important thing is, sir, the nutrition food basket, which was up till now given to only TB patients, now we have extended it to the family members, the close contact of the TB patients also. Shri Gaurav. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री के उत्तर में प्रोग्राम का विवरण है, लेकिन जो माननीय सदस्य मेरे से पहले जो डिटेल्स की जो मांग कर रहे थे, संख्या की जो मांग कर रहे थे, उसका विवरण नहीं आया है। कहीं चाय बागान के जो श्रमिक हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, उनमें अनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे उत्तर में टी गार्डन के अस्पतालों का विवरण है, लेकिन उन अस्पतालों में डॉक्टर कितने हैं उसका विवरण नहीं है, डॉक्टर वहां पे नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है, क्योंकि वो पानी से जुड़ा हुआ है, वहां पे ना ड्रिंकिंग वाटर का उन्होंने सप्लाई पर उन्होंने ध्यान दिया है, आपका प्रश्न क्या है? सर मैं आ रहा हूं सर। और जो नाले हैं, नाले में जो गंदगी है, जो गंदा पानी है जो बहता नहीं है, बारिश के समय जो पूरा पानी आ जाता है, उसके कारण टीबी होता है। क्योंकि ये सारे चीजें इनके उत्तर में उनका विवरण नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने टी गार्डन को स्पेसिफिक लेके उनको एक असेसमेंट करना चाहिए और टी गार्डन अस्पतालों में डॉक्टर की जो कमियां हैं उसको ये गंभीर रूप से लें और गंदी नालों के कारण जो आज टीबी का समस्या फैल रहा है उस पर ये और अपना जोर से ये एक सेंट्रल टीम असम में पहुंचाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बहुत तजुर्बेकार हैं और इन्होंने उत्तर भी बहुत तफसील से पढ़ा है। यह प्रश्न ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर की कमी से नहीं जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर्स का प्रोविजन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। हमारा नेशनल हेल्थ मिशन में यू कोट वी पे, हम जो डॉक्टर के साथ नेगोशिएट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर हो चाहे परमानेंट डॉक्टर हो, उनको लगाना उनकी जिम्मेवारी है। जहां तक निक्षय का सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस पानी से नहीं आता है, ये एयरबोर्न है और एयर में वो भी क्लोज कांटेक्ट में आने पर उसको वो ट्यूबरकुलोसिस का फैलता है, जिसका माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है कि किस तरीके से हम ट्यूबरकुलोसिस को एड्रेस कर रहे हैं। और जब ये बता रही थी तो वो एड्रेस हम चाय के बागानों में भी कर रहे हैं। फर्क क्या है वो हमको समझना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस में पहले हमारी एक्टिव स्क्रीनिंग थी, कोई पेशेंट आ गया तो उसको आपने इलाज कर दिया। हमारे गरीब लोग प्राइवेट में जाते थे और प्राइवेट में उनको खांसी है, बुखार है, उन्होंने 4 दिन दवा ली और 4 दिन दवा लेने के बाद वो ठीक हो गए, फिर से काम में चले गए। दे वर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, दे बिकेम रेजिस्टेंट टू ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन और वो रिकरिंग में आने लगे। तो हम ट्यूबरकुलोसिस को बढ़ाने लगे। हमने क्या स्टेप लिया? स्टेप ये लिया कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट प्राइवेट में भी जाएगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा और नोटिफाई करने के लिए हम डॉक्टर को भी इंसेंटिवाइज करेंगे और डॉक्टर को वो उसको दवा पूरी कोर्स कराए, इसके लिए भी हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पहले स्प्रूटम से हम चेक करते थे जिसमें लंबा वो लगता था।
अब हमने ट्रूनैट, सीबीनैट और अब हम पैथो डिटेक्ट पर आ गए हैं। और ये जो और हैंड होल्ड एक्सरे मशीन, ये जो हम लोग 6 करोड़ के आसपास जो हम लोगों ने 100 दिन के अंदर लोगों को स्क्रीन कर लिया, ये हैंड होल्ड एक्सरे मशीन के कारण और एआई के कारण हम कर पाए हैं। तो ये दूसरा इंटरवेंशन हुआ है कि हम डिटेक्शन की स्क्रीनिंग को हम कम समय में ज्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसी मशीन आ गई है जो एक साथ 32 सैंपल को स्क्रीन कर सकती है। इट कैन स्क्रीन 32 सैंपल्स टुगेदर। ये चाय बागान में भी दिया, चाय बागान में भी 100 ऐसे। गौरव गोगोई जी हमारे माननीय गौरव गोगोई जी हमारे बहुत सम्मानित सदस्य हैं। यह विषय राजनीति करने का नहीं है। यह विषय आपको चाय बागान में ओके माननीय मंत्री जी, आपको माननीय सदस्य को चाय बागान में टीबी मुक्त भारत में किए गए सारे इनिशिएटिव्स की डिटेल जानकारी मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू। लेकिन आप जब मैं बात कर रहा हूं, मैं अब उसमें इसकी सीरियसनेस को आप समझिए। पहला बात तो ये हो गई कि हम डिटेक्शन में हम स्क्रीनिंग हमने बढ़ा दी। दूसरा, जो पोषण के बारे में हमारी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम नॉट ओनली वी आर गिविंग 1000 रुपीज टू द पेशेंट, बट निक्षय मित्र के तहत हम सारे परिवार को हम पोषण कर रहे हैं ताकि वह हेल्दी फैमिली बन करके आगे बढ़ सके। ये दूसरा इंटरवेंशन है। तीसरा है बीपाल-एम रेजिमेन, जिसमें हम दवाई जो लंबे समय तक खानी पड़ती थी उसका हम शॉर्टर रेजिमेन लेकर के आ रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और इफेक्टिव हम दवा दे सके। इस तरीके का हमने उसमें कार्यक्रम किया है और इस कारण से कम समय में हम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्शन के साथ साथ उसका क्योर करने के लिए करने का व्यवस्था की गई है, जो चाय बागानों में भी की गई है। आपने डॉक्टर्स की बात की। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चाय बागानों में स्पेशली चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक MOU हो रखा है हॉस्पिटल्स जो चाय बागान में हैं उनके साथ। तो हमारे चाय बागान के लोग जो वल्नरेबल, जब मैंने कहा वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में चाय बागान के गार्डन के टी वर्कर्स भी आते हैं। तो उनके लिए हमने स्पेशल ड्राइव ले रखा है। हम सारे देश से जब हम ये आंकड़े आपके सामने ट्यूबरक्लोसिस के रख रहे हैं, जिसके बारे में हमारी मंत्री महोदया ने आपके सामने कहा है, 12.6 crores have been screened in a less than a period of 100 days, और जिसमें से 6,90,000 लोगों को टीबी से डिटेक्ट कर लिया गया है और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, विच इंक्लूड्स चाय बागान। क्वेश्चन नंबर 303, डॉक्टर नामदेव किरसान। सर, क्वेश्चन नंबर 303। माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया। ऑनरेबल मेंबर। Sir, the total budget allocation on health and family welfare is 95,957 crores, out of which 14.26%, that is 9,406 crores, allocation is given to the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. And everybody knows that CAG had found 300 crore scam and in this Ayushman Bharat Yojana, and out of 6.66 crores claims processed by the National Anti-Fraud Unit, 2.7 lakhs claims found from the private hospitals amounting to rupees 562.4 crores were found to be inadmissible. So this amount is siphoned more than 500 crores rupees and committed the fraud. And even most of the amount is crores of rupees are spent on the advertisement. My specific question to the Honorable Minister is whether the government
instead of spending on advertisement on such schemes where the frauds is committed near about more than 500 crores rupees. आप The government, माननीय whether सदस्यगण, my question मैंने is, पहले भी आग्रह किया, संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में जवाब मंत्री। Sir, my दोनों specific संक्षिप्त में पूछो। My specific question is whether the government will utilize maximum fund of budget allocation to create the infrastructure and facilities माननीय मंत्री जी, to treat all kind of diseases आप in लंबा all पूछेंगे तो government आपको and medical सप्लीमेंट्री college नहीं मिलेगी। hospitals. चलिए माननीय मंत्री जी। सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में प्रश्न पूछा और जो उनका सप्लीमेंट्री है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है और उसमें भी फ्रॉड के बारे में है, विच इज ए सेपरेट क्वेश्चन. आई वुड लाइक दैट ही शुड आस्क इट सेपरेटली एंड द आंसर विल बी गिवन सेपरेटली. As far as the non-communicable diseases are concerned, भारत सरकार की जो ICMR की रिपोर्ट है उसके अनुसार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में 1990 में 37% इंसिडेंट्स थे, वो 2016 में बढ़कर के 61.8% हो गए हैं. सीरियस कंसर्न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज बढ़ रही हैं और वो लाइफस्टाइल डिजीजेज हमारे खान पान एक्टिविटीज उन सब से जुड़ा हुआ है और ये हमको सबको कलेक्टिवली ही एड्रेस करने की आवश्यकता है. हम प्रिवेंशन, प्रोमोटिव और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स का उपयोग करते हैं और वो उपयोग जो होता है वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सके. लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, AAM आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनकी संख्या है 1,75,000 और ये 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द हेल्थ फैसिलिटी. इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर हमारी कोशिश है कि एट द एज ऑफ 30 एवरीबडी शुड बी स्क्रीन्ड, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि हम पता लगा सके कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर जा रहा है पेशेंट. So at the age of 30, if it is detected, we can advise him, we can counsel him so that he does not enter into that area. हम बताना चाहेंगे कि 34 हाइपरटेंशन अब सॉल्ट का इंटेक इतना बढ़ गया है और हमारा लाइफस्टाइल इतना बढ़ गया है कि हम हाइपरटेंशन बढ़ रहा है. अभी तक हम लोगों ने 35 करोड़ लोगों को स्क्रीन कर लिया है और उसमें से 4 crore 2 lakh people, 20 lakh people have been found which are suffering from hypertension. तो वो हमने उनको दवाई पर डाल दिया है. उसी तरीके से 35 crores have been screened for diabetes, अध्यक्ष महोदय, और उसमें से 2 करोड़ 60 लाख लोग शुगर के पेशेंट पाए गए हैं और उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है. हमने ओरल कैंसर में 29 करोड़ 35 लाख लोगों को स्क्रीन किया है ओरल कैंसर में और उसमें से 1 करोड़ 58 लाख लोगों को कैंसर पॉजिटिव पाया गया है. उसी तरीके से हमारी बहनों का, माताओं का ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 15 करोड़ 61 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है हमारे माताओं की. उसमें से 58,600 चन्नी साहब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप अगर इसकी तुसी अगर इसकी व्यापकता नहीं समझो तो बहुत बड़ी गलती हो जानी. समझो तुसी इसकी जानकार बनो. सर्विक्स कैंसर हमारी बहनों का 9 करोड़ 52 लाख का हम लोगों ने स्क्रीनिंग की है और उसमें से डायग्नोज 93,000 लोगों को किया गया है. अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं. ईट राइट मूवमेंट, आज से कुछ कम, इस तरीके के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम उसको जोड़ रहे हैं. एक मेरा निवेदन है आप सबसे, यहां सभी सदस्यों से, मैं सबके बारे में विचार भी रखता हूं और इच्छा रखता हूं कि सब स्वस्थ रहें. आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि साल में एक बार अपना थॉरो मेडिकल चेकअप जरूर कराइए और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए तैयार बैठा है.
आप इसका उपयोग करें। यहाँ बैठे लोगों में भी बड़ी संख्या में लोग ओवरवेट। नहीं, खुद का मत कराए, अपनी जनता का कराओ। पहले ये तो अपनी जनता का तो जरूर कराएं, लेकिन खुद का भी करा लें। यहाँ बैठे लोग भी बहुत ओवरवेट हैं, तो तभी सेवा हो पाएगी। जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी सेवा हो पाएगी। और भारत सरकार की जनता की चिंता स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी कर रहा है। डॉक्टर बी शबरी। नहीं, सही कहा मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके ऐसे कामों में सहयोग करेगा। Thank you, Speaker, sir. I would like to ask the Honourable Minister through you, sir. As mentioned, the deaths due to non-communicable diseases. दूसरा सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं दिया जाएगा कि आपने लंबा क्वेश्चन पूछा। So, the deaths due to non-communicable diseases have increased from 1990 to 2016, sir. Even cancer comes under non-communicable disease. आएगा। It's not. Thank you, Speaker, sir. I would like to ask the Honourable Minister through you, sir. As mentioned by the Honourable Minister that non-communicable diseases, deaths due to it has been increased. Cancer also comes under non-communicable diseases. But however, we see that Tertiary Cancer Care Center shows decline in the funds from 175 crores in 2019 to 100 crores in 2024, sir. And also government has proposed the cancer daycare centers. What is the action plan of action, and how far have we reached, sir, to prevent cancer? Thank you, sir. Sir, there is no decrease in the facilities for cancer treatment and for cancer detection. For the NCDs, there are 770 district NCD clinics. We have got 372 daycare centers and 6,401 NCD clinics at CHC level. We have 19 state cancer centers and 20 tertiary cancer centers. Along with this, all 22 All India Institute of Medical Sciences have got a full-fledged oncology department working for detection and for curing the cancer with high-quality equipments. I would also like to share that the National Cancer Institute Jhajjar, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हरियाणा में झज्जर में बना है। मैं सब लोग कोई मरीज के रूप में नहीं, लेकिन उसको देखने के लिए जरूर जाइए। दुनिया के कैंसर इंस्टीट्यूट्स में से वन ऑफ द इंस्टीट्यूट कैंसर खड़ा हुआ है, जो एंड इट हैज गॉट द कैपेसिटी ऑफ 1460 बेड्स। उसी तरीके से चित्रंजन कैंसर इंस्टीट्यूट का कोलकाता, वहां भी हम लोगों ने 500 करोड़ रुपीस दिए हैं और उसको भी हम अपडेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी अभी हम लोगों ने कहा है कि मैडम निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर खोलेंगे जहां हम कीमोथेरेपी के इलाज को हम करेंगे। दिस ईयर वी आर गोइंग टू ओपन 200 एंड नेक्स्ट ईयर वी विल बी फुलफिलिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। श्री केसी वेणुगोपाल जी, आप आपके सदस्यों का नंबर खा जाते हैं, सब सदस्य आ जाएं। Sir, as per the answer, the screening of the non-communicable diseases is conducted by ASHA workers and ANMs. I think the Honourable Minister is aware of the 39 days agitation which is happening in Kerala by ASHA workers. Yesterday onwards, they started a hunger strike. State government is totally blaming on sender. Sender is blaming on state. This blame game will not help to solve the crisis, sir. Yesterday, the state government sources in Kerala saying that the Honourable Minister of Kerala approached for you, Honourable Union Minister, for an appointment which has been denied. Therefore, this type of news are coming. My question, sir, to Honourable Minister, sir, when this scheme was conceptualized, that point in time it was a volunteer scheme, 2005. Now 22 years already 21 years already passed over. ASHA workers are doing big contribution in this sector.
Sir, my question, whether these workers can be considered as a laborers and whether the minimum wages to them should be given all over India and whether retirement elements also should be given, whether the ministry is going to solve the agitation issues. Sir, I respect the honorable member. He is a very senior member and he is a very senior person in the party. But for the question which he has asked, come to my chamber. I will discuss with you in detail. This question does not relate to ASHA workers. This question relates to non-communicable diseases, and that I have answered elaborately. Question number 305, D. Pundeshwari. Question number 305, sir. 30 only, sorry. 304. 304, Srimati Sanjana Jatau. संजना जाटव 4 माननीय मंत्री जी सभा पटल पे रखा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि जिन दवाइयों की सेल्फ जांच में फेल हुई, उन दवाइयों कंपनियों के नाम आप मुझे इस महान सदन में बताएं और उनके साथ की एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में जो नकली दवाइयों के कारण जिन लोगों की जांच हुई है, जान चली गई, विशेष रूप से जो ग्रामीण दूर दराज से क्षेत्र में जो सरकार जिन प्रभावी निर्दोष लोगों की जिस प्रकार उनको कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी, अनुमति हो तो मैं थोड़ा विस्तार से इस सवाल का विस्तार मत करो, आप तो शॉर्ट में बता दो। अध्यक्ष जी, जहां तक ड्रग्स की बात है, NSQ, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड या मिसब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी और एफिकेसी को चेक करना, सेफ्टी को मेंटेन करना, ये नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO की जिम्मेदारी है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके तहत मार्केट सर्वेलेंस की हमारी एक एक्टिविटी है, जिसके तहत हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, उनकी टेस्टिंग करवाते हैं और अगर वो NSQ, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या स्पूरियस पाए जाते हैं तो हम एक मंथली बुलेटिन अपना चलाते हैं, ड्रग अलर्ट, जो कि cdsco.gov.in हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी कि कौन सी ड्रग्स हैं स्पूरियस या कौन सी कंपनीज हैं, क्या एक्शन हुआ, आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं वेबसाइट में आप हम हर महीने ये जानकारी अपने वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट की हेडिंग में डालते हैं, किसके खिलाफ एक्शन हुआ, किस कंपनी के खिलाफ हुआ, कौन सी ड्रग अप्रोप्रिएट नहीं पाई गई, ये हम निरंतर जानकारी अपलोड करते हैं। ड्रग्स इन कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रोविजंस के अनुरूप जो भी उचित एक्शन होता है, उचित फोरम के माध्यम से वो एक्शन लिया जाता है, चाहे किसी को शो कॉज नोटिस देना हो, चाहे किसी का लाइसेंस कैंसिल करना हो, चाहे स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देना हो, चाहे स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर देना हो, सब कुछ ड्रग्स इन कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। हमारे नाम बताओ, क्या जवाब स्पीकर साहब को दिया जाता है। तो सर, ये जानकारी अगर उनको किसी कंपनी के बारे में या ड्रग के बारे में चाहिए तो मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो हमारे वेबसाइट पर जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं। मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो, आप बोलो तो सही। सर, मेरे पास पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है सर, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज है। अब अगर मैं पूरी लिस्ट निकाल के पढ़ना शुरू करूंगी तो सदन का वक्त यहाँ जाया होगा। आप इनको भिजवा देना। मैं आपको भिजवा दूंगी सारी लिस्ट। आपको कितने साल का ब्यौरा चाहिए? हर महीने का ब्यौरा भिजवाऊंगी, हर राज्य का ब्यौरा भिजवाती हूँ। जिन कंपनीज के खिलाफ एक्शन हुआ है, हर कंपनी का, हर ड्रग का डिटेल मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगी। शशि थरूर जी। Thank you very much, Honorable Speaker.
I'm afraid, sir, this is a genuine problem. It has even affected our country's reputation abroad because spurious drugs have been sold. There were also reports that the army is receiving goods of substandard quality from many of our pharmaceutical manufacturers. So the real issue is a lack of credible central standards to actually inspect these firms. My own state of Kerala, sir, 90% of the drugs sold in my state are from other states. But we have no common central standard to evaluate the quality of the drugs that are coming. If there is a case, sir, you won't believe it, under the Act of 1940, you have to get the details about the constitution of the manufacturing and marketing companies in order to file a formal complaint in court. There is no central database, no central pool for obtaining these documents. We have to send letters to the drugs controller of the states or the union territory in which the manufacturer is located. Then if there are no answers, an investigative officer has to be sent to Uttarakhand or Himachal or somewhere else to physically pick up the documents. 90% of the time we don't get the documents, sir. The problem is, what can the central government do about ensuring central standards, creating a common database to which state governments can have access, and thereby creating a central regulatory environment that protects the country's reputation from spurious drugs. Thank you very much. सबसे पहले तो बात कंट्री की रेगुलेटरी सिस्टम की रेप्यूटेशन के बारे में, मैं इसके बारे में कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगी सर। आज हमारे कंट्री का जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है, जो नेशनल रेगुलेटर है सर, हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो है वो आज दुनिया के 13 देशों में रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा सर WHO ने अभी NRA रीबेंचमार्किंग की थी, जिसमें जो इंडिया का नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO है, उसके मैच्योरिटी लेवल 3 विद हाईएस्ट मार्क्स इसको रिटेन किया है। सर आज इंडिया अफिलिएट मेंबर है इंडियन मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का, विच इज ए कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स। अभी रिसेंटली सर हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज 19 कॉन्फ्रेंस पहली बार इंडिया में हमने होस्ट किया है। ये हमारी इमेज है, ये हमारी रेप्यूटेशन है। जहां तक हमारे ड्रग सेफ्टी और ड्रग सेफ्टी या ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात है सर, हम पहले तो हम रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस करते हैं सर, जो जॉइंट इंस्पेक्शन होते हैं, जिसमें CDSCO के ऑफिसर्स भी होते हैं, जोनल सब जोनल ऑफिस के ऑफिसर्स भी होते हैं, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी ऑफिसर्स के अफसर भी होते हैं, और इन जॉइंट इंस्पेक्शंस की प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, गाइडलाइंस रहती हैं, जिसमें इंस्पेक्शन की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या टेस्टिंग लेबोरेटरीज इनके इंस्पेक्शंस हम करते हैं ताकि हम देखें कि वहां पे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेटली हमने सर अपने शेड्यूल M को भी रिवाइज किया है। इसके अलावा जो हमारे कुछ और स्टेप्स हमने लिए हैं सर, हमने ड्रग्स के लिए QR कोड को मैंडेटरी किया है प्राइमरी पैकेजिंग पे, सेकेंडरी पैकेजिंग पे, ताकि उसका हम ऑथेंटिफिकेशन कर सके। हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए QR कोड को मैंडेटरी किया है ताकि हम ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर सके। और जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आए हैं 850 करोड़ की सर। इस स्कीम के अंतर्गत हमारी जितनी भी स्टेट्स के अंदर भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, हम नए टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित कर रहे हैं, पुराने एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो हमारे ड्रग रेगुलेटर्स ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 753 करोड़ हम रिलीज कर चुके हैं। नई हमने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की है इंदौर में, भुवनेश्वर में। तो हम सारे काम कर रहे हैं, हमारी ग्लोबल रेप्यूटेशन भी बढ़ रही है, ड्रग सेफ्टी और एफिकेसी के लिए हम कदम उठा रहे हैं, और ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी लगातार हम कदम उठा रहे हैं। श्री सौमित्र खान। सर, मेरे को जो जानने की इच्छा है, पश्चिम बंगाल में आप जो नेशनल हेल्थ मिशन का अंडर में आपका नेशनल केंद्रीय आरोग्य मंदिर बनाया, तो कितने हमारा पश्चिम बंगाल में कितने सारे आपका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया केंद्र सरकार का सहयोगिता में, और हमारा एक म्यूनिसिपलिटी एरिया शनामुखी, वहां पे अस्पताल बन सकता है क्या नहीं है?
अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न हमारा ड्रग रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, CDSCO से जुड़ा हुआ है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा वो NHM से रिलेटेड है, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि वो अलग से NHM के तहत प्रश्न उठा सकते हैं। और बाकी सदन की जानकारी के लिए, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना कहना चाहती हूँ कि NHM के तहत जो भी प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं वो स्टेट PIPs के जरिए प्राप्त होते हैं। तो माननीय सदस्य के क्षेत्र में उनके राज्य का कोई सुझाव है स्टेट PIPs के जरिए, वो हमारे NHM को भिजवाएं यहाँ पे सेंटर में, तो हम उसे अप्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 305, डॉक्टर D. पुंडेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 305, सर। माननीय मंत्री जी। From the table of the House. Honorable member. Sir, in the reply given, it has been mentioned that the incidences of TB has come down by 17.7% since 2015, sir. This is a remarkable achievement for sure, and I would like to congratulate the Honorable the Union Health Minister Nadda ji and Anupriya Patel ji in actually achieving this success. Having said that, sir, despite this progress, there are certain high-risk populations, such as the urban slum dwellers, the tribal population, and also people who are exposed to hazardous occupations like people engaged in mines and also the construction workers, sir. And they face the disproportionate TB burden in our country. Sir, the minister in his reply earlier had mentioned that they have engaged mobile health vans and also handheld screening machines to actually reach out to the people. But sir, we need to understand that the tribal population live in very difficult terrains and are far-flung. So my question would be as to how successfully have these mobile vans and the handheld TB screening machines reached the tribal areas, sir? And what are the measures taken to bring in awareness, to improve awareness in the tribal people, because they go by traditions and they do not believe in the modern technologies and interventions? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूर्व के प्रश्न में बहुत विस्तार से 100 डेज इंटेंसिफाइड कैंपेन के बारे में बताया था. Under this campaign, our special focus was on the vulnerable groups. Vulnerable groups include many kind of people, the PLHIVs, the alcoholics, the smokers, the people living in old age homes, asylums, orphanages, and even tribal communities. So we specially deployed the Nikshay Vahans, these mobile medical vans which were equipped with the screening and diagnostic machinery and equipments which could reach out to the most remotest areas, the vulnerable population, the tribal groups, and we screened them, and we have been able to screen a large number of people. I just quoted the figure. My senior minister said 11 crore people have been screened under this 100 days effort. So no stone has been left unturned to reach out to our tribal population, and our frontline health workers are working at the grassroots level to increase awareness, sir. We are also involving the community because we understand alone government cannot make this happen. So community involvement is also been given a lot of emphasis, and now community engagement, it has become a Jan Andolan. So awareness is not really an issue. जल्दी किया करें, बहुत लंबा करते हैं. Made great strides in TB control. Multi-drug resistant TB is still a challenge for us in our country, sir. So my question to the Honorable Minister would be, what are the strategies that the government is implementing to ensure better treatment adherence? Because largely, sir, these people who are undergoing treatment tend to discontinue it because of the long periods and also because of logistic problems that they face. So what are the measures that the ministry is undertaking to ensure that there is better treatment adherence? And also, sir, would this include digital treatment monitoring and community-based interventions as well, sir? Sir, MDR TB patients के लिए we have introduced, we earlier had a treatment regimen which was for a longer duration, 9 to 11 months, but recently we have come up with an even more short duration regimen which is only for 6 months. So it is shorter, it is safer, it is efficacious,
It is called BPAM. My Honorable Senior Minister has already explained, sir. And we are maintaining good amount of drug stocks, and we are also tracking and monitoring so that drugs in sufficient quantity are always available. We have also enhanced the number of the MDR TB treatment centers in the country from 126 to 826. श्री गुरजीत सिंह औजला। थैंक यू स्पीकर साहब, मेरा आपके जरिए मंत्री जी से सवाल है कि बॉर्डर एरिया में अमृतसर में जो हॉस्पिटल है टीबी का 1937 का बना हुआ है, देश की आजादी से पहले का, 100 का प्रावधान है बेड का वहां, लेकिन सर हालत बहुत पतली है, गरीब लोग ज्यादा वहां आते हैं। मेरा सवाल यही है कि टीबी की दिक्कत बॉर्डर एरिया के क्योंकि डेवलपमेंट कम है, सर सरकार कोई प्रावधान कर रही है कि ऐसे हॉस्पिटल जो बॉर्डर एरिया में है, जो देश की आजादी से पहले नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा हॉस्पिटल है सर उसके लिए सरकार को ध्यान देगी, उसके प्रोफेसर भी कम है, फैकल्टी भी कम है सर। थैंक यू। मंत्री जी हाँ। एक स्पेसिफिक अस्पताल के बारे में आपने पूछा है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि वो मुझे लिख कर दे, मैं इसके बारे में जानकारी कर लेती हूं, और इसमें जो भी स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है वो हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 306 डॉक्टर शिवाजी बड़प्पा कालगे। माननीय मंत्री जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 306 सर। माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table of the House. ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं किलकारी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लातूर में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उनकी संख्या कितनी है। साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में किलकारी कार्यक्रम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, उसकी संख्या कितनी है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, मैं किलकारी कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। किलकारी कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत हमने 2016 में की। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, सवाल मंत्री जी से पूछा था, स्पीकर से नहीं पूछा था। चलो। अध्यक्ष महोदय, प्लीज लिसन टू मी, हियर मी आउट, आई एम टेलिंग यू। किलकारी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है, जिसमें हम जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली 72 ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं टू एनहांस देयर अवेयरनेस एंड द अवेयरनेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स अबाउट गुड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर द न्यूबॉर्न. These messages are specially tailored as per the gestational period, and they start around the second trimester of pregnancy, which is extremely critical period. Sir, इस किलकारी प्रोग्राम के अंतर्गत अभी जो 27 राज्यों में चलाया जा रहा है, 13 लैंग्वेजेस में चलाया जा रहा है। हमने बहुत सारे सक्सेसफुल कॉल्स किए हैं और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि गर्भवती महिलाओं ने, उनके परिवार ने ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी या एडवाइस हम उनको देते हैं उसका पालन किया है, और इससे हमारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में असर पड़ा है। हमारे IMR और MMR के इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण, एक कंट्रीब्यूशन किलकारी प्रोग्राम का भी है। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिकली अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा है कि कितनी महिलाओं को कॉल्स गए हैं। मेरे पास अभी वो रेडी डेटा इनके संसदीय क्षेत्र का नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें भिजवा दूंगी। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री। मैडम, मैं और पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम अगर आप लॉन्च करते हो तो उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे रहना, मौजूद रहना जरूरी है। हमारे चुनाव क्षेत्र में जहां पर पिछले 10 साल से सिविल हॉस्पिटल की कमी है, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की कमी है, MPWs की कमी है और ANM की कमी है। ऐसी परिस्थिति में प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम सरकारी उस एरिया में अच्छी तरह से चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को
ये सब चीजों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आदेशित करेगी। थैंक यू। अध्यक्ष जी, यदि स्पेसिफिकली किलकारी के संदर्भ में सांसद जी कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि किलकारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, IVR ऑडियो मैसेजेस हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो मैसेजेस हैं, और एक्चुअली में इन मैसेजेस के कारण जो आशा का काम है वो काफी कम हुआ है, क्योंकि अब फिजिकली उनको कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, फोन के माध्यम से ही जानकारी चली जाती है। बाकी आपने अपने क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल या PHC या आशा के बारे में जो विषय उठाए मल्टीपर्पज वर्कर को लेकर, ये सारे विषय राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार NHM में स्टेट PIPs के माध्यम से प्रपोजल भेजते हैं, हम उसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो आपके राज्य में कोई भी कमी है, आप स्टेट के PIP में प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान में प्रस्ताव भिजवाइए, सेंटर को इसमें कोई समस्या नहीं है। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किलकारी योजना 15 जनवरी 2016 को डिजिटल इंडिया की पहल में एक भाग के रूप में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह योजना महिलाओं को उनके गर्भावस्था, प्रसव और शिशु के जन्म के बाद तक के समय में उचित जानकारी और सहायता प्रदान करती है। ये अच्छी बात है जिसका मैं स्वागत भी करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा नगर हवेली संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला है, और महोदय जब से यह योजना शुरू हुई उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत कमी आई। साथ में मैं यह भी जानना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने में कितनी मदद मिली। सर, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव में टोटल हमने 59,414 सक्सेसफुल कॉल्स अचीव किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और डिस्ट्रिक्ट दादरा नागर हवेली में 35,097 सक्सेसफुल कॉल्स हमने अचीव किए हैं। और स्पेसिफिकली आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कमी आई है वो स्पेसिफिक डेटा नहीं है सर, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर आज मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी में भारी कमी आई है सर। हमारा जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो आज ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन से कहीं ज्यादा है। हमारा MMR 83% से डिक्लाइन किया है, ग्लोबली रेट ऑफ डिक्लाइन 42% है। IMR हमारा 59% से डिक्लाइन कर रहा है, ग्लोबली ये 69% के करीब है। तो हमारे जो नेशनल फिगर्स है वो काफी तेजी से इसमें गिरावट आई है। स्पेसिफिकली आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या इसमें गिरावट आई है ये जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगी। श्रीमती मीसा भारती। सर माइक चालू। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने बिहार प्रदेश के तरफ से एक प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे पटना एम्स को अपना डायरेक्टर कब मिलेगा। मंत्री जी कृपया करके बताने का कष्ट करें। सर, ये किलकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का प्रश्न लगाइए उस पर आपको उत्तर जरूर मिलेगा। एम्स में डायरेक्टर थे, एक कारण से उनको वहां से हटाया गया है। बहुत जल्द नया डायरेक्टर लगा दिया जाएगा। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी संरक्षण के लिए। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से ये है कि अभी आशा बहनों का जिक्र हुआ, उनके कार्य को हम लोग समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है? उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा? वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा? उनका बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी कि आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं? धन्यवाद। सर, आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्रामीण महिलाओं बच्चों के लिए,
अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि विषय से जुड़ा नहीं है, इससे अलग से बात हो जाएगी, तो जो भी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 हेमा मालिनी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब। पहले प्रश्न संख्या बोल दें आप। 307 माननीय मंत्री जी। यस, विवरण सदन के पटल पर रख। माननीय सदस्य प्लीज। मेरे प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्टता और विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। एक ही सप्लीमेंट्री मिलेगा, 12 बज गई, आप शोर पूछ लें। बोलो। 12 बज गई, आप समाप्त करें। जल्दी जल्दी बोल दिया महोदय। आप पढ़ के मत बोलो, बिना पढ़ के पूछ लो। लेकिन शिकायतें आती है कि दिस इज अबाउट 50 करोड़ लाभार्थी के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसका सफलता बहुत ही सफल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। लेकिन शिकायतें यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बेड नहीं होने या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बताकर अस्पताल द्वारा इलाज में मना कर दिया जाता है। इसके कारण आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जरूरतमंद लोग पैसे देकर उसी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें, but 63 crore people are being given the benefit of Ayushman Arogya Mandir, Ayushman Jan Arogya Yojana, which is the world's largest health coverage program, which we have to understand. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य मोहबा मित्रा जी पीछे सीट लेके मत खड़ा हुआ करो। इस लंबे सवाल से पीछे सीट लेके खड़े होंगे क्या? माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल